दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी को देश चलाना आता हो या ना आता हो, उन्हें मीडिया का मैनेजमेंट करना बखूबी आता है। वो देश के लोगों की चिंता करते हों या ना करते हों, उन्हें अपने ब्रांड छवि की चिंता हमेशा रहती है। और इसीलिए जिस दिन मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक चल रही थी, दूसरे दिन उस बैठक का हासिल सामने आना था, मीडिया को संबोधित किया जाना था और इंडिया अलायंस की तमाम कार्य योजनाओं को सामने लाया जाना था। समितियां जो बनी थी उन पर चर्चा होनी थी। उसी दिन दोपहर के बाद एक खबर आती है, वो थी कि सितंबर महीने में संसद के विशेष सत्र का आयोजन होने जा रहा है। उसका एजेंडा तय नहीं था, लेकिन शाम ढलते ढलते ट्विटर पर एक खबर तैरने लगती है कि शायद वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान सरकार करने जा रही है। लेकिन इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं ने इस खबर को कोई भाव नहीं दिया। दरअसल ये केवल हेडलाइन मैनेजमेंट था। और वही हुआ कि शाम से लेकर के और दूसरे दिन के सुबह के अखबारों तक लीड खबर में था वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा, और गौड़ हो गया था इंडिया अलायंस का वो मुंबई बैठक का पूरा हासिल। प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए बखूबी जाने जाते हैं। उस दिन इंडिया अलायंस के किसी भी नेता ने न तो विशेष सत्र के आयोजन पर कोई खास टिप्पणी की और न ही वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कोई हमला किया। 2 दिन बीत गए और उसके बाद समूचा विपक्ष अब मुखर होते हुए दिख रहा है। महत्वपूर्ण टिप्पणियां राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से आई हैं। राहुल गांधी, जिन्हें बहुत प्रबुद्ध नेता के तौर पर आज देखा जाता है, वो बात अलग है कि हजारों करोड़ रुपया खर्च करके राहुल गांधी की जो छवि बनाई गई थी, उससे आम आदमी की नज़र में राहुल गांधी बेहद कमज़ोर और बेहद अनपढ़ किस्म के नेता माने जाते थे। लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती, और वो सच्चाई ये है कि राहुल गांधी भारत के संविधान के विषय में, भारत की इकोनॉमी के विषय में और नेहरू की तरह विदेश नीति के मामले में बेहद परिपक्व राजनेता है। और अब तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी जो छवि निकल करके आई है, वो एक संघर्षशील राजनेता की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी तुलना आज गांधी से हो रही है, जो सांप्रदायिक वैमनस्य से जूझते और उस सांप्रदायिक जहर से इस देश में जो विभाजन हो रहा है, उस विभाजन को पाटने के लिए ये राहुल गांधी खड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने जिस बात को कहा कि सारे देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है, बस वक्त है सिर्फ उस चिंगारी का। लेकिन जगह जगह तमाम उदाहरण इस बात की गवाही दे रहे हैं कि राहुल गांधी की बात 100% सही है। कहीं कोई अध्यापक किसी मुस्लिम बच्चे को घृणा से ये कहता है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, कहीं ये कहता है उसके सहपाठियों से पिटवाने के लिए कि ये मुस्लिम है, इसे पीटिए। और एक नहीं, मुस्लिम महिला के साथ बलात्कार करने वालों की पूजा भी इस देश में होने लगी है। और दंगे तो नूह से लेकर के मणिपुर तक के तमाम उदाहरण हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने जिस बात को रेखांकित किया वन नेशन वन इलेक्शन के काउंटर में, उन्होंने कहा कि ये भारत के फेडरलिज्म पर हमला है, भारत के संघवाद पर हमला है, क्योंकि भारत का जो स्वरूप है वो राज्यों के संघ के रूप में है। और इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात करना दरअसल समूचे राज्यों पर हमला करना है। राहुल गांधी उसे बेहद संवैधानिक नज़रिए से देख रहे हैं और उन्होंने नरेंद्र मोदी के उस वन नेशन वन इलेक्शन के जुमले पर, उस नीति पर प्रहार किया है। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी प्रहार किया है। उन्होंने तो इसको एक नए एजेंडे के तहत सामने पेश किया है। हरियाणा में भिवानी में रविवार को यानी कल उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी की नीतियों का पर्दाफाश करते हुए कहा कि इस देश को वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, बल्कि वन नेशन वन एजुकेशन की ज़रूरत है।
अंबानी और अडानी के बेटे जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं, वही शिक्षा इस देश के गरीब मजदूर और किसान के बच्चों को भी मिलनी चाहिए। लेकिन होता क्या है? होता तो ये है कि ये जो सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, उसमें तमाम गरीब, दलितों, पिछड़ों, वंचितों, आदिवासियों के बच्चों को बाकायदा आरएसएस की तरफ से ट्रेनिंग मिलती है, उन्हें कहीं तलवार सिखाने की और कहीं बंदूक तक चलाने की, और उन्हें के भीतर मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ नफरत और घृणा भरी जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे क्या करते हैं? अमित शाह का बेटा तो किसी बजरंग दल में शामिल नहीं है, वो तो क्रिकेट का बहुत बड़ा महासचिव बना हुआ है। एक ऐसा बोर्ड जो सबसे ज़्यादा धनवान माना जाता है, उस पर काबिज है वो। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान का बेटा जो एलएलएम करता है अमेरिका से, ऐसे ही रविशंकर प्रसाद की बेटी वो बाहर विदेश में पढ़ती है। कौन भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेता है जिसका बच्चा कहीं बजरंग दल में हो, कहीं और किसी हिंदूवादी संगठन में हो और नंगी तलवार लेकर के मुसलमानों का संहार करने के लिए निकला हो? ये दरअसल एक चाल है कि जिसमें इन गरीबों को शिक्षा की रोशनी न दी जाए, उन्हें मानसिक रूप से बीमार बनाया जाए, क्योंकि सांप्रदायिकता दरअसल एक बीमारी है। प्रेमचंद के शब्दों में वो कोढ़ है, और यही करके वो इस देश को विभाजित करते हुए, दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को गुलाम बनाते हुए वो अपनी सत्ता को संजोए रखना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने बड़ी मुद्दे की बात की है कि वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं होना चाहिए इस देश में। दोस्तों, इन मुद्दों के साथ साथ ये भी विश्लेषण किया जाना चाहिए कि जिस इंडिया अलायंस को भानुमति का कुनबा कहा जा रहा था, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के ऐसे लोग हैं जो आपस में भी लड़ते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी पंजाब में और दिल्ली में आमने सामने है। ममता बनर्जी के बंगाल में, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस उनके आमने सामने है। ऐसे ही तमाम राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दल आमने सामने हैं। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। लेकिन अब इंडिया अलायंस के साथ उनमें एक वैचारिक एकता भी बनती जा रही है। वो एजेंडे पर भी एक होकर के नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं। इसलिए इस इंडिया अलायंस को जो कमज़ोर समझ रहे हैं, वो दरअसल भूल कर रहे हैं, और यही घबराहट नरेंद्र मोदी को है। वो इस बात को जानते हैं कि इंडिया अलायंस अगर मजबूती के साथ खड़ा हो गया, उसमें अगर हम फूट डालने में कामयाब नहीं हुए, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, वैसे ही इस देश के तमाम हिस्सों में वो तमाम पार्टियों को तोड़ना चाहते हैं, और नहीं अगर तोड़ सकते हैं तो इन्हीं पार्टियों को आपस में भिड़ाना चाहते हैं। लेकिन इस इंडिया अलायंस में लालू प्रसाद यादव, शरद पवार जैसे अनुभवी लोग हैं। और लालू प्रसाद यादव का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि वो व्यक्ति जो सेकुलरिज्म और सामाजिक न्याय दोनों मूल्यों के लिए लगातार खड़ा रहा है, लड़ता रहा है, कभी उसने समझौता नहीं किया। नीतीश कुमार एक बेहतरीन रणनीतिकार, नरेंद्र मोदी के साथ भी रहे वो, लेकिन फिर भी वो नरेंद्र मोदी के रंग में कभी नहीं रंगे, इसलिए उनकी एक अलग और साफ छवि है। शरद पवार, वो भले ही उनकी पार्टी वहाँ पर टूट गई हो, लेकिन पलड़ा अगर इंडिया अलायंस का भारी है तो शरद पवार कभी मोदी के साथ नहीं जा सकते। ममता बनर्जी, जिनको बंगाल में इतना अपमानित किया नरेंद्र मोदी ने, वहाँ पर अब ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी की खटिया खड़ी करने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश जरूर कमज़ोर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का बढ़ता हुआ प्रभाव, अखिलेश यादव की मौजूदगी और देर सवेर मायावती की आमद इस इंडिया अलायंस के साथ वो मजबूती प्रदान करेगी, और इसलिए एनडीए बनाने के लिए मजबूर हुए नरेंद्र मोदी। और आज जो परिस्थितियां हैं उसमें ये साफ दिख रहा है कि इंडिया अलायंस बहुत मजबूती के साथ एनडीए से लड़ेगा ही नहीं, बल्कि मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए भी सक्षम दिखाई पड़ रहा है। शुक्रिया।